friends, welcome back to my channel Triangle Studies and my name is Preet Singh and I'm the co-founder of Triangle Studies. पिछले लेक्चर में हमने सेल चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल होता क्या है, ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, क्या साइज होता है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी। आई होप आपको वो लेक्चर जो है पसंद आया होगा, ठीक है। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मुझसे कोई भी बात जो है पूछनी है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड भी एंड वैसे भी आपको कोई भी डिस्कस करनी है चीज़ें तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड प्लीज़ हर लेक्चर के बाद अगर आपने वीडियो ज़रा सा भी देखा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ज़रा सा भी लेक्चर जो है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही हूँ लेक्चर के लिए कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद रिवीजन जो है हमें बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से करना चाहिए, ठीक है। हम लेक्चर में ही इतने ज़्यादा अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन वगैरह करने में ज़्यादा जो है वो ज़्यादा दिमाग न चलाना पड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने सेल के बारे में तो पढ़ लिया था, ठीक है, कि सेल वगैरह जो है वो होता क्या है, ठीक है, क्या साइज़ होता है, किसने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, एंड क्या सेल की थ्योरीज़ वगैरह रह चुकी हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। जो सेल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो मेनली जो सेल है वो कितनी चीज़ों से बना हुआ है। 3 मेन पार्ट्स होते हैं सेल के, सेल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो किससे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से एंड न्यूक्लियस के। देखिए सेल बना तो काफ़ी चीज़ों से होता है बट जो मेन इम्पॉर्टेंट जो 3 मेन पार्ट्स हैं सेल के वो कौन-कौन से हैं, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें जो है वो सेल के अंदर मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है, जो सेल को क्या करे, बाहर की चीज़ों से बचा के रखे, मतलब अंदर के हर चीज़ नहीं। तो अगर देखिए सेल जो है वो खुला रहेगा, डोर की तरह ओपन रहेगा, तो हम किसी को भी क्या कर देंगे, अंदर आने देते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिएगा कि आपका जो मेन गेट है वो खुला हुआ है, तो वहाँ से कौन आ सकते हैं, चोर भी आ सकते हैं, ठीक है, एंड नॉर्मल पीपल्स भी जो है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है वहाँ पे, मतलब गेट अगर बंद है तो वहाँ पे हम गेट आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मान लीजिए, तो वहाँ पे सिर्फ सिलेक्टिव लोग ही आ सकते हैं जिसे आप अंदर आने दें घर के, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ उसी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। वो सिर्फ उन सिलेक्टिव लोगों को ही घर के अंदर आने देता है जिसकी उसे नीड होती है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। उनका नाम क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये इनसे मिलके बनी होती है, ठीक है। फिर से एक बार इसका हम कंपोजिशन देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की, मेनली लिपिड की बनी होती है जिसे हम फोस्फोलिपिड कहते हैं, ठीक है, एंड प्रोटीन की बनी होती है एम्बेड इन लिपिड लेयर, ठीक है, एंड फॉर्म्स ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से क्या कर रही हैं, अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पे गेट्स वगैरह भी बने हैं, ठीक है, तो ताकि यहाँ से क्या हो सके, आ सके, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। गेट्स बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकती है, सिलेक्टिवली चीज़ें क्या हो सकती है, इसके थ्रू क्या होती है, अंदर से यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, एंड बाहर भी जा सकती है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू आती जाती रहती है, ठीक है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये किससे बने होते हैं, लिपिड से एंड प्रोटीन से। एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में आप क्लास 11th में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर पे, ठीक है। तो आई होप आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये थिन एंड डेलिकेट होता है, ठीक है, वेरी थिन मेम्ब्रेन होती है, अबाउट
टू 7 टू 10 नैनोमीटर थिक होती है, ठीक है? आपने देख ही लिया होगा, फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है? आसानी से मूवेबल भी है, कैन चेंज शेप, नॉट रिजिड लाइक सेल वॉल, सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं है, ठीक है? आसानी से क्या होती है, शेप को अपनी चेंज कर लेती है एंड लिविंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, अलाउ ओनली सर्टन सब्सटेंस टू पास, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये सिर्फ सर्टन सब्सटेंस को ही क्या करती है, अंदर आना अलाउ करती है, ठीक है? नहीं तो कोई डोर हमेशा ओपन रहेगा तो कोई भी गलत चीज़ें भी जो है वो घर के अंदर आ सकती है, ठीक है? तो ये सिलेक्टिवली लोगों को, मतलब सिलेक्टिवली ही चीज़ों को क्या करती है, घर के अंदर आने देती है, ठीक है? बेसिक से आप ये मान लीजिए कि एक गेट है, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक गेट है, ठीक है? वो सिर्फ कुछ ही लोगों को क्या करती है, अंदर आने देती, सबको अंदर नहीं आने देती, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? बेसिकली लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब इसे सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों होती है, ठीक है? व्हिच मीन्स इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, मतलब वही जो मैंने बात आपको बोली कि ठीक है, ये अलाउ करती है एंट्री को, वो भी कुछ ही सेलों के, ठीक है? जो एंटर करते हैं एंड एग्जिट करते हैं सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन एंटर होगा और कौन बाहर जाएगा, ठीक है? डज नॉट अलाउ ऑल सब्सटेंस टू पास थ्रू, हर सब्सटेंस जो है वो पास नहीं कर सकता है, नहीं तो क्या पता कोई सब्सटेंस जो है वो हार्मफुल हो, ठीक है, हार्म कर दे, ठीक है? तो इस वजह से हर सब्सटेंस को वो अलाउ नहीं करता अंदर जाने के लिए, ठीक है? सिलेक्टिवली क्यों बोला है हमने, क्योंकि चूज विच सब्सटेंस कैन एंटर और लीव, ठीक है? एंड रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है? व्हाट कैन पास, क्या क्या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास करता है, ठीक है? तो स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम आयन विथ हेल्प ऑफ प्रोटीन, ठीक है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं, कौन से, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम आयन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ठीक है? एंड कुछ आयंस भी जो है वो अंदर आ जाते हैं, किसकी मदद से, प्रोटीन की मदद से, ठीक है? व्हाट कैन नॉट पास इजीली, ठीक है? तो लार्ज मॉलिक्यूल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लार्ज मॉलिक्यूल में ये जो है वो पास नहीं हो सकते और ये जो है वो पास हो सकते हैं, तो ठीक है? अब यहाँ पे ये देखिए, ये पास कौन से नहीं हो सकते, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन यहाँ पे लिखा हुआ, प्रोटीन लिखा हुआ, ये पास नहीं हो सकता, बट जो आयंस है वो पास हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? कौन से पास होते, ये कौन से पास नहीं हो सकते, लार्ज मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड चार्ज पार्टिकल विदाउट हेल्प, ठीक है? एंड चार्ज पार्टिकल जो है वो भी अंदर नहीं जा सकते, ठीक है? अब फंक्शन क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? इतना सेलेक्टिव है, इतना चूजी है, तो ये किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है? प्रोटेक्ट करके रखता है सेल को कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है? एंड एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है? एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है? जैसे वॉचमैन जो है वो बाहर सोसाइटी के गेट के बाहर बैठा रहता है ना, तो उसी तरीके से बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है? हर चीज, किसी चीज को क्या करता है, अंदर नहीं लेता है, ठीक है? एंड प्रोटेक्ट करके रखता है बाहरी इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या उसको करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? मूवमेंट सब्सटेंस का जो मूवमेंट रहता है उसको क्या करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है, ठीक है? कंट्रोल एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है? कंट्रोल एग्जिट्स ऑफ बेस्ट मटेरियल एंड मेंटेन सेल कंपोजिशन, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, मेंटेन शेप, ठीक है? इसको क्या करता है, शेप को मेंटेन भी करता है, ठीक है? गिव शेप टू एनिमल सेल, न्यू सेल वॉल, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, सेल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है? हेल्प सेल रिकॉग्नाइज ईच अदर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, एंड इम्यून सिस्टम के लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एंड कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है? रिसीव सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड एंड हेल्प इन द सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? अब क्या है, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन टू टाइप, ठीक है? अब जो मूवमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? किस तरीके के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मूवमेंट करती है, ठीक है? तो इस टू टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड नेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? ये पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है? अभी जब आप क्लास 11th में जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में, अगर आप बायो चूज़ करते हैं तो
ठीक है? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इनके बारे में पढ़ेंगे, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है? तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी, ठीक है? एक मूवमेंट देखिए, चलिए स्टार्ट वहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम पे ले चलती हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा-सा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है? मूवमेंट हो रहा है किसका? सब्सटेंस का हो रहा है, ठीक है? ठीक है? 1 मिनट जस्ट अ सेकंड, हाँ। फिर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी, ठीक है? कहाँ से हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है? नीचे लो कंसंट्रेशन पे। यहाँ पे एनर्जी का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब आसानी से उनने गेट खोला और आसानी से वो लोग हाई से लो चले गए, ठीक है? याद रखिएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन गए हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है? हम एक्टिव पे भी जाएँगे, इसलिए जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ, तो याद रखिएगा, ठीक है? हाई से ये कहाँ जा रहा है? लो की तरफ जा रहा है और एनर्जी का कोई यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? एंड यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? अब फिर से एक बार हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी, ठीक है? एंड 2 टाइप्स के ये पैसिव ट्रांसपोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है? इस फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में आपने जनरली थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है? कि देखिए किस तरीके से मूवमेंट हुआ सब्सटेंस का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हुआ, आसानी से ये पास हो गए, ठीक है? तो चलिए डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट कंसंट्रेट इज लो इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है? कोई भी जनरली आप पार्टिकल जो है वो डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है? किसी भी सब्सटेंस का क्या होना? मूवमेंट होना। कौन-कौन से? गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया। कहाँ से कहाँ तक? हाई कंसंट्रेशन से कहाँ? लो कंसंट्रेशन के, और कोई भी एनर्जी बिना यूज़ करे, ठीक है? एंड कंटिन्यू अंटिल इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड, ठीक है? अब जब तक वो हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, ठीक है? तो जब तक ही ये जो है वो हाई से लो आता रहेगा, जब तक दोनों क्या हो जाएँ? इक्वल ना हो जाए, ठीक है? तो हम इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब एक सी स्टेट, ठीक है? इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में, ठीक है? इस वाले बॉक्स में बहुत ज़्यादा पानी, इस वाले बॉक्स में पानी नहीं है, ठीक है? तो ये पानी जब तक जाएगा जब तक दोनों का पानी जो है वो बराबर ना हो जाए, ठीक है? तो जब दोनों का पानी बराबर हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी दोनों स्टेट जो है वो एक जैसी हो गई है, ठीक है? मतलब दोनों बॉक्सेस क्या हो गए? एक जैसे हो गए, ठीक है? कंटिन्यू अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इक्वल कंसंट्रेशन, ठीक है? फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? ग्रेट डिफरेंस, फास्टर डिफ्यूजन, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, एक हाई बहुत ज़्यादा होगा, एक बहुत ज़्यादा लो होगा, तो जल्दी जल्दी क्या होगा? डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? टेम्परेचर मैटर करता है, ठीक है? हायर टेम्परेचर फास्टर डिफ्यूजन, हाई टेम्परेचर में भी क्या होता है? फास्टर डिफ्यूजन होता है, ठीक है? एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी मैटर करता है, ठीक है? तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं तो उनसे क्या होता है? डिफ्यूजन में जो है वो ज़्यादा समस्या नहीं आती, जल्दी जल्दी से क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्या है? मीडियम, गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन लिक्विड, ठीक है? गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज करती हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है? और एज कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है? एंड सॉलिड, सॉलिड का तो खैर कोई कंपेरिजन नहीं है, बट अगर आप लिक्विड से कंपेयर करें तो गैसेस जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं, ठीक है? तो आपको आई होप डिफ्यूजन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। डिफ्यूजन वही हाई से लो जाएगी, ठीक है? एंड जब तक वो स्टेट मेंटेन करेगी, जब तक दोनों क्या हो जाए? एक तरीके से बैलेंस कंडीशन में ना हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो अचीव ना कर लें, इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है अपना? ओस्मोसिस, ठीक है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है? अब ऑस्मोसिस में ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है? मूवमेंट किसका हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स का ओनली, ठीक है? किसका? हर किसी का मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है ओनली, नॉट एनी सब्सटेंस, एंड ठीक है, थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ रही है? सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है? यहाँ पे एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है, कहाँ के थ्रू? हाई से किसकी तरफ जा रहा है? लो की तरफ, बट जो बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? सेमी
परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। हाई वाटर को अपन क्या बोल देंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन से किसकी तरफ जा रहा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे भी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस में बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। वो जब तक चलता है जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेट रीच नहीं हो जाती। एंड इसमें क्या होता है कि इसमें उससे अलग बात क्या है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये भी हाई से लो की तरफ ही क्या करता है, मूव करता है, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और यहाँ पे भी एनर्जी की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है रेजिन्स एंड वाटर, ठीक है। रेजिन्स जो है वो कंसंट्रेटेड होते हैं, लेस वाटर इनसाइड, ठीक है। एंड प्योर वाटर डाइल्यूट होता है, मोर वाटर आउटसाइड, ठीक है। वाटर इंटर रेजिन्स बाय ऑस्मोसिस, रेजिन स्वेल्स अप, ठीक है। रेजिन्स जो है वो कंसंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिन्स, वही आपने कभी खाए होंगे, ठीक है। उनको क्या किशमिश बोलते हैं, ठीक है। तो उनको रेजिन्स में क्या होता है कि बहुत अंदर जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर हम क्या करते हैं, प्योर वाटर लेते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट, ठीक है। प्योर वाटर को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे, और उसमें क्या करेंगे, रेज़िन्स को अपने डाल देंगे, ठीक है। अब रेज़िन क्या है, अंदर से कंसंट्रेटेड है, तो जो डाइल्यूट वाटर है वो उसके अंदर जाता जाएगा, और रेज़िन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल्स अप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ओस्मोसिस में क्या है, एक ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्योर वाटर से कहाँ जाता है, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। एंड डिफ्यूजन में कहाँ से जाता है, हाई से लो जाता है, ठीक है। एंड जब तक ये स्टेट मेंटेन करते हैं तब तक दोनों साइड क्या हो जाए, एक तरीके का इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो मैच ना कर ले, ठीक है। तो आपको आई होप डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। मैं मतलब मैंने एक्चुअली में मैंने नीट क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो मुझे तो है ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, ठीक है। जब मतलब हमारा पेपर का टाइम हुआ करता था तो मैं बहुत छोटे-छोटे से समरी टाइप के वो बना लेती थी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि आप लोगों ने लेक्चर देखे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उनके छोटे-छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आप 9th में हैं अभी, ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा अभी मतलब आपको 4 साल अभी स्कूल और पढ़ना है, ठीक है। तो छोटे-छोटे अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, लास्ट टाइम पे जब आपका पेपर आने वाला हो, कभी कोई टेस्ट वगैरह हुए, तो आप लोगों को जल्दी से रिकैप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको इस लेक्चर में यही करूँगी, ठीक है, कि आपको एक छोटे-छोटे समरी टाइप के नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एज़ अ स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तो मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई टीचर है ना मुझे भी समरी बना के दे दे, ठीक है। खैर समरी हमें ही बनानी चाहिए, ठीक है, बट मुझे लगता था कि कोई टीचर ही बना के दे दे, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत हमको ना करना पड़े। बट उस टाइम पे हमें कोई नहीं देता था, ठीक है, एंड कोई बताता भी नहीं था कि आप इस टाइप की समरी बना लिया करिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती थी, मैं खुद से ही ना समरी बना लेती थी, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि खुद से है ना चीज़ों को समराइज़ कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, मैं आपको बना के दे देती हूँ। आप उनको अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है तो फिर आपको मेरी समरी समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि मैंने किन-किन पॉइंट्स को कवर किया। नहीं तो आपको हर किसी के अगर आप शॉर्ट नोट्स देखते हो तो वो आपको समझ नहीं आता, ठीक है। क्या पता उन्होंने अपने शॉर्ट नोट में ऑस्मोसिस जो है वो आपको नहीं समझ में आता, पर उनको समझ में आता है तो उन्होंने अपने शॉर्ट नोट पे डाला ही ना ऑस्मोसिस का टॉपिक, ठीक है। तो इस तरीके से सबके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अलग-अलग होते हैं, ठीक है। बट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको जो मेरे शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएँगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे, ठीक है। एंड आपके देखिए कभी भी जीवन में कोई भी डाउट्स हों आपके, ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। आप मुझे एकेडमिक तो चीज़ें पूछ ही सकते हैं, डाउट पूछ सकते हो, उसके लिए तो मेरा कमेंट सेक्शन भी है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। बट नॉन एकेडमिक भी आपको कभी कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप मुझसे अपनी बड़ी बहन की तरह, ठीक है, पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। ट्रायंगल स्टडीज़ करके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नॉन एकेडमिक चीज़ें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन योर एज, ठीक है, तो आप मुझसे बिना बेझिझक करके पूछ सकते हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, सर नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपकी बड़ी बहन की तरह हूँ, ठीक है। तो आप बेझिझक होके मुझसे कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर
करते हैं, वापस अपने इस पे आते हैं, ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हम ऑस्मोसिस के बेसिस पे सोल्यूशन इसके ऊपर बात करने वाले थे। तो फर्स्ट सोल्यूशन कौन सा है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सोल्यूशन नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब क्या होता है? लेस या लो, ठीक है। सोल्यूशन हैज लेस सोल्यूट एंड सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन सेल, ठीक है। अब याद रखिएगा इसमें हुआ क्या है कि सोल्यूशन जो है वो लेस सोल्यूटेड है, यानी कि क्या होता है? लेस सोल्यूटेड है देन सेल। सेल के साथ हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन डला हुआ है, ठीक है। अब फिर मैं इस डायग्राम को एक बार बताती हूँ, ठीक है। क्या है कि सोल्यूशन जो है वो लेस सोल्यूटेड है और सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूटेड देन सेल, ठीक है। अब एक मिनट फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। सोल्यूशन जो है वो लेस सोल्यूटेड है देन सेल, ठीक है। सोल्यूटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेस है सोल्यूटेड, ठीक है। एंड सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट एंड क्योंकि लेस सोल्यूटेड है तो क्या होगा? डाइल्यूट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, देन सेल, ठीक है। हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? सेल से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सोल्यूटेड लेस है तो डाइल्यूट क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब प्योर की तरफ है, ठीक है। एंड वाटर enters the cell and cell swells become turgid, ठीक है। क्या होगा? अब एक तरीके से रीजंस मान लीजिए, ठीक है, फिर से वही एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। रीजंस अंदर से क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड होते हैं, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। मतलब वो क्या होता है? लेस सैल्यूटेड होता है एंड मोर डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। तो क्या होता है? हम जब उसे पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ वही कर रहे हैं, ठीक है। हम सेल से क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कंपैरिजन में इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि मोर वाटर जो है वो आउटसाइड होगा, ठीक है। अब एक तरीके से सिंपल सी भाषा में समझिए, हम सेल से कंपैरिजन कर रहे हैं, सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे लेस सोल्यूटेड है और मोर डाइल्यूटेड है। तो क्या करेगा? वाटर जो है वो इंटर करेगा सेल के अंदर और सेल्स जो है वो स्वेल अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इस सेल जो स्वेल अप हो जाएंगे, पर बाहर का पानी जो है, जो हमारा ग्लास का पानी है, वो क्या पूरा पानी खत्म हो जाएगा? क्या नहीं, तब भी ज़्यादा पानी कहाँ होगा? ग्लास के अंदर, ना कि उस किशमिश के अंदर, ठीक है। पानी ज़्यादा कहाँ होगा? बाहर होगा, तो ठीक है। तो मोर वाटर का क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा, इसलिए हम इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हमने कंपैरिजन किससे किया? सेल से कर रहा है, ठीक है। सेल क्या था? पहले छोटा था, फिर इसमें हमने जब पानी में वो कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर एंटर एंड सेल जो है वो स्वेल अप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है? इफ द मीडियम हैज अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, मीडियम का जो है वो लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सोल्यूशन नोन एज हाइपरटोनिक। यहाँ पे क्या था? ठीक है, यहाँ पे जो था वो सेल के पास जो है वो कंसंट्रेटेड, मतलब सेल जो है वो पहले से ही मतलब ऐसे मुरझाया, अंदर स्वेल अप था, ठीक है। मतलब स्वेल अप नहीं था, श्रिंक था, ठीक है। फिर बाद में हमने उसको पानी में डाला एंड वो क्या हो गया? स्वेल अप हो गया। बट यहाँ पे क्या है? वो पहले से ही स्वेल अप है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल्स विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। फिर क्या करता है? सेल जो है वो अपना वाटर क्या करता है? लूज करता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। हाइपर का मतलब क्या होता है? मोर होता है, ठीक है। हाइपर जब भी कभी अपन हाइपर एक्टिव होते हैं, क्या बोलते हैं? मोर, याद रखिएगा। सोल्यूशन जो है यहाँ पे मोर सोल्यूटेड है, ठीक है। मोर सोल्यूटेड मतलब लेस वाटर है, ठीक है, देन द सेल एंड मोर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। एंड वाटर लेवल द सेल एंड सेल श्रिंक बिकम फ्लैसिड, ठीक है। इसकी कंडीशन वो याद रखिएगा कि जब किशमिश को हम पानी में नहीं डालते तो वो किस तरीके से श्रिंक रहता है, कंसंट्रेटेड होता है अंदर से, मोर सल्यूटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? लेस वाटर आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने? वाटर लेवल सेल श्रिंक्स, ठीक है। हमने पूरा उसका सेल का जो जितना पानी था उसको हमने क्या कर लिया? वापस बाहर निकाल गया, तो सेल क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है। सेल जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। एंड क्या इसको क्या बोलते हैं? मोर सल्यूटेड एंड मोर कंसंट्रेटेड। हाइपर मतलब ध्यान रखिएगा कि ज्यादा, ज्यादा मतलब क्या होगा? मोर सल्यूटेड एंड मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। हर चीज में हम क्या कर देंगे? मोर मोर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये भी एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जो हमने इसके हाइपर के बारे में बात करी थी, ये एक की स्टेज है जिसे हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल को क्या करते हैं? डिप करके रखते हैं, ठीक है। तो सेल साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? श्रिंक। सेल तो श्रिंक होता है, उसके साथ उसका साइटोप्लाज्म भी श्रिंक हो जाता है। सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वाटर मूव आउट ऑफ द सेल। जितना भी वाटर मूव है वो सेल के क्या हो जाता है?
बाहर आ जाता है और साइटोप्लाज्म भी उसकी वजह से क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है एंड सेल मेम्ब्रेन पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड गैप फ्रॉम बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन एंड एक गैप जनरेट हो जाता है किसके बीच में, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे एग्जांपल में पिकल मेकिंग वेजिटेबल्स इन सॉल्ट, ठीक है, प्लांट नॉट वाटर बिल्डिंग, ठीक है, एंड सॉल्टेड वेजिटेबल्स रिलीज वाटर। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर तो किस तरीके से वो पानी छोड़ देती हैं, उसी तरीके से जब हमने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो किस तरीके से गैप बन गया सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो इसे इस कंडीशन को श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इस कंडीशन जहाँ पे भी आपको दिखे कि श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म लिखा है वहाँ पे आपको चुपचाप से आंख बंद करके क्या लिखना है, ये हाइपरटोनिक वाली कंडीशन है, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस हो रहा होगा, ठीक है, जब श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। इफ द मीडियम हैज एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज अ सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सच एज सेल इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए सेल का, देखिए वही कंडीशन जो हमने डिफ्यूजन में बात करी थी ना, डिफ्यूजन से हाई से लो जाता है, ठीक है, और जब तक वो जाता रहता है जब तक दोनों कंडीशन क्या हो जाए, एक जैसी ना हो पाए, ठीक है। तो आइसोटोनिक में क्या हुआ, ठीक है, तो आइसोटोनिक में सेम वही हुआ कि ना वो अंदर आ रहा है ना बाहर आ रहा, मतलब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो मेंटेन हो चुकी है, ठीक है, इक्वल कंडीशन, ठीक है, बाहर भी उतने ही है अंदर भी उतने ही, ठीक है। सोल्यूशन मतलब बाहर से भी हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया एंड बाहर भी जो पानी है तो हम ना ले रहे हैं पानी का और ना छोड़ रहे हैं पानी को, ठीक है। तो सोल्यूशन है सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन एज सेल एंड इक्वल वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड एंड नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा वाटर का एंड सेल रिमेन्स नॉर्मल, नो चेंज इन साइज, ठीक है, एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब इक्वल वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, नो नेट मूवमेंट एंड सेल जो है वो नॉर्मली होते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक सबसे इजी कंडीशन है, ठीक है, एक जैसी स्टेज हो जाती है, ठीक है, इक्वल वाटर का कंसंट्रेशन हो जाता है, कोई नेट मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड क्या होता है, वाटर जो है वो बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ना हमें लेने की ज़रूरत पड़ती ना देने की ज़रूरत पड़ती, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ऑस्मोसिस हो रहा है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, ये पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है, तो ना ये ले रहा है वाटर को ना छोड़ रहा है वाटर को, ठीक है। हाइपोटोनिक कंडीशन को हमने क्या बोला था, कम हो, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लेता जा रहा है, ठीक है, तो टर्जिट होता जा रहा है नॉर्मल कंडीशन में, मतलब ये पहले श्रिंक था, ठीक है, पानी को लेते जा रहा है तो क्या होता जा रहा है, स्वेल अप हो रहा है, ठीक है। एंड हाइपरटोनिक कंडीशन मतलब हमने बात करी थी ना हाइपर, ठीक है, मोर सल्यूट, ठीक है, मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि इसके ये जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कंसंट्रेटेड यानी श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने इसमें बात करी थी ना ये प्लाज्मोलिसिस यानी इसका देखिए साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है, सेल वॉल और इसके बीच में सेल मेम्ब्रेन के बीच में भी देखिए गैप बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्लाज्मोलिसिस कंडीशन होगी, वाटर को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है और खुद जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक की समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो फिनिश हुआ, ठीक है। अब मैं इनकी समरी जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।